बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड COE में इंक्लूड की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों सर? इस क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टिंग हो इस क्यों के जवाब को जानने के लिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, आखिर क्यों एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड इंक्लूड की जाती है और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं की जाती। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा आखिर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ एक आदमी है ए, ये है एम्प्लॉयर, इसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, ये सब एम्प्लॉय हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा कम होगा, एम्प्लॉय उसके रिलेटेड ज़्यादा होंगे। क्लियर है? अब ये सब लोग ए के लिए काम करते हैं। प्रोविडेंट फंड का रूल कहता है कि अगर आप अपने सैलरी की कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड के तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो इसने 100 रुपये अपने सैलरी से PF के नाम के, अब ये सब एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय ने अपने सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया PF के नाम का, तो ये 100 रुपये क्या कहलाएगा? फिर ये एम्प्लॉयज़ का PF है, तो हमने कहा कि ये हो गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? वैसे ही सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी PF अपने सैलरी से डिडक्ट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो ये सब एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि सब 100 रुपये ही कंट्रीब्यूट करें, ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने एग्जांपल के लिए मैंने सबको 100 रुपीज़ ले रखा है। तो सब एम्प्लॉय ने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ सैलरी। किसके लिए? प्रोविडेंट फंड के लिए। किसने किया है? एम्प्लॉय ने किया है। तो वो जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या हो गया? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो बात खाली इतनी सी है कि आखिर ये 100 रुपये क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा। इस 100 रुपये को हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे COE के अंदर? क्या ये कंपनसेशन नहीं है? क्या ये पैसे एम्प्लॉयर ने नहीं दिए? अगर ये पैसे 100 रुपये एम्प्लॉयर ने दिए, क्योंकि मान लो ए ने हर एम्प्लॉय को सैलरी दी है 1000 रुपीज़, तो ये 1000 में से 100 रुपये है, तो मतलब ये 100 रुपये भी एम्प्लॉयर ने दिए हैं। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ पैसे दे रहा है, एज ए कंपनसेशन ही दे रहा है, तो हम उसे इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे सर? आखिर क्या दिक्कत है इंक्लूड करने में? तो बहुत ही सीधा सा जवाब है, देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सीधा सा। क्योंकि ये जो 1000 रुपीज़ है फ्रेंड्स, ये हमने इंक्लूड कर रखा है COE के अंदर। अगर मैं बोलूं कि COE कितने हुए एम्प्लॉयज़ के, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 एम्प्लॉयज़ हैं। 9 एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई 1000 रुपीज़, तो हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 9000 है। अब इस 9000 में से आप 900 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो PF के लिए, तो इस 9000 में से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास कंपनसेशन 9000 प्लस 900 है, तो ये गलत है। क्या आपने 9900 रुपये दिए हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपने 9000 रुपये ही दिए हैं, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ सैलरी में से ही 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया गया प्रोविडेंट फंड के लिए। तो हमने इसीलिए कहा कि हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब डबल काउंट हो रहा है, ये 100 रुपये इसमें भी है और इस 1000 में 100 रुपये है, ये 100 रुपये इस 1000 में भी है, और हमने 1000 रुपीज़ को COE मान लिया। मतलब 900 रुपये जिसमें कोई क्लेम नहीं हो रहा, 100 रुपये जिसमें से PF कटने वाली है, हमने उस PF वाले पैसे को सैलरी में भी माना है COE, और जब PF के लिए कटवा रहे हैं हम तब भी मान रहे हैं COE। तो हो क्या रहा है? वो 100 रुपये 2 बार काउंट किया जा रहा है। आपको अगर समझ नहीं आया तो समझिए फिर से। हम इस एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 1000। क्लियर है? 1000 में से उसने 100 रुपये निकाल दिए। किस चीज़ के लिए? PF के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि आपको कितना कंपनसेशन मिला एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 900 रुपये तो
मुझे बेसिक पे मिली, हाथ में मिले 900 रुपये, तो हम बोलते हैं कि 900 रुपये एम्प्लॉयर ने आपको हाथ में दे दिए और 100 रुपये कहाँ गए, तो उसने कहा कि 100 रुपये जो है ना वो पीएफ के तौर पे चला गया, तो आपको अभी भी 1000 रुपये ही मिले हैं। तो अगर आपने इस 1000 को इंक्लूड कर लिया है सीओई के अंदर, तो हम फिर से इस 100 को इंक्लूड नहीं कर सकते। आप यहाँ 900 लिखोगे तभी आप इस 100 को इंक्लूड कर पाओगे। अगर मैंने कहा कि एम्प्लॉयर ने 1000 रुपये दिए और मैंने 100 रुपये पीएफ में डाल दिया, तब तो 1100 रुपये दिख रहा है। क्या एम्प्लॉयर्स ने आपको 1100 रुपये दिए? तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बोला गया एम्प्लॉइज पीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है सर, लेकिन एम्प्लॉयर्स पीएफ कहाँ से आया सर? फिर हमने इस कहानी में कहीं नहीं देखा कि एम्प्लॉयर्स पीएफ भी है। एम्प्लॉइज पीएफ नहीं इंक्लूड होती, ये समझ में आ गया सर, लेकिन एम्प्लॉयर्स पीएफ क्यों इंक्लूड होता है और होता क्या है सर? तो अब यहाँ देखो, आपको थोड़ा सा लॉ जानना होगा। जितने रुपए एम्प्लॉय अपने सैलरी से डिडक्ट करेगा पीएफ के लिए, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए, लॉ कहता है उतना ही रुपए एम्प्लॉयर को, मतलब कि ए को, उतना ही रुपए एम्प्लॉयर को अपने सैलरी में से डिडक्ट करना होगा एम्प्लॉय के लिए। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा जितना रुपए एम्प्लॉय अपने पीएफ के लिए डिडक्ट कर रहा है, उतना ही रुपए, सेम उतने रुपए एम्प्लॉयर्स अपने सैलरी में से कट करेगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, एम्प्लॉइज के लिए। मतलब यहाँ 900 रुपये कटे हैं एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय ने 100 रुपये डिडक्ट किया है पीएफ का, तो एम्प्लॉयर्स भी 900 रुपये अपने सैलरी में से निकालेगा बाहर और बोलेगा ये 900 रुपये मेरा पीएफ नहीं है, मैंने जमा किया है पीएफ के अंदर, लेकिन ये पीएफ 900 रुपये सबके पास चल जाएगा जितना जितना लोगों ने अपने सैलरी में से डिडक्ट कर रखा है। समझ आया आपको? मतलब अगर मैं इस एम्प्लॉय के बारे में बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर मैं इस एम्प्लॉय के बारे में बात करूं तो इस एम्प्लॉय ने 100 रुपये अपने पीएफ के डिडक्ट किए हैं, मतलब उसके पास 100 रुपये पीएफ है अपना। क्लियर है? लेकिन जब वो पीएफ मैच्योर होगी तो आपके पास जो पीएफ होगा वो अपना तो मिलेगा ही मिलेगा, एम्प्लॉयर्स ने भी आपके नाम का पीएफ डाला होगा उतना ही रुपए जितना आपने डाला होगा। क्लियर बात ये बात? मतलब एम्प्लॉयज जितना रुपए पीएफ का कटवाता है, सेम अमाउंट से एम्प्लॉयर्स भी उतने ही रुपए कटवाते हैं एम्प्लॉयज के लिए। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि आपको 1000 रुपये मिले एम्प्लॉय को, तो मैं आपसे बोलूं कि कंपनसेशन कितना मिल रहा है आपको, तो आपने कहा कि कंपनसेशन कैश के फॉर्म में 900 रुपये मिल रहा है और 100 रुपये अपना मैं पीएफ में डाल दे रहा हूँ, टोटल 1000 रुपये कैश के फॉर्म में कह सकता हूँ मैं, मुझे कंपनसेशन मिल रही है। लेकिन एक कंपनसेशन और है जो आपको अभी तो नहीं मिली, लेकिन आने वाले टाइम में मिलेगी, लेकिन वो कंपनसेशन अभी से ही ऐड हो रही है। वो कंपनसेशन क्या है? वो है कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर ने अपना 100 रुपये कटवा के आपके नाम का पीएफ बनवाया। समझ में आया आपको? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1100 रुपये। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को अलग से ऐड करोगे सीओई में तो आपको क्या मिलेगा? तब आप ऐसे करते कि 1000 रुपये एम्प्लॉयर ने सैलरी पे की एम्प्लॉइज को, प्लस 100 रुपये एम्प्लॉय ने अपना पीएफ बनाया, प्लस एम्प्लॉयर 100 रुपये दे रहा है, तो आपका आंसर 1200 आता, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इस 100 रुपये की डबल काउंटिंग कर ली, ये 100 रुपये इसी में इंक्लूड था। क्लियर है? तो आपको साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉयर्स ये पैसा 100 रुपये जो एम्प्लॉयर पीएफ बना रहा है एम्प्लॉय के लिए, वो सबके लिए नहीं बनाएगा, वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बनाएगा और उन्हीं एम्प्लॉय के लिए बनाएगा जो उनके यहाँ काम करते हैं, और वही एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं जो अपना पीएफ कटवा रहे होंगे। जो अपना पीएफ अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर उनके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 100 रुपये क्या हो गया? ये 100 रुपये फैक्टर पेमेंट हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को काम करने पर। क्लियर है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉयर ने 100 रुपये एम्प्लॉय को दिए हैं, काम करने पर दिए हैं, फैक्टर पेमेंट है, एक तरह का कंपनसेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर्स, जो पैसा एम्प्लॉयर्स का दिख रहा है 900 रुपये, ये पैसा आप सीओई में ऐड करोगे, लेकिन जो पैसा एम्प्लॉय का आपको दिख रहा है सीओई में वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी।
क्लियर हो गया? यही पूरा कंसेप्ट है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत एक्यूरेट है और आपके माइंड को डायरेक्ट क्लिक कर रही है, आपको सब कुछ समझा पा रही है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। इस वीडियो को लाइक करके ही पता चल पाएगा कि मेरी वीडियो कितने तक पहुंच पा रही है। और वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को दबाना, सेटिंग ऑल पे कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग सारे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।